चैप्टर 96 आंसू उदासी। शानवी परेशान होकर शस्त्र के विला वापस आ चुकी थी। उसके कुछ देर बाद ही शस्त्र भी वापस आ गया था। तभी उसे बाहर मोहिनी दिख गई। मोहिनी ने शस्त्र को शानवी और अरमान की फोटोज दिखाई। साथ ही पूरी कोशिश की कि वो शस्त्र को शानवी के खिलाफ कर सके, लेकिन इससे उलट शस्त्र ने मोहिनी के ही थप्पड़ जड़ दिया। मोहिनी तो थप्पड़ खाते ही जमीन पर पड़ गई थी। शस्त्र उस वही गिरा छोड़ अंदर चला गया। मोहिनी को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि इतनी देर में क्या से क्या हो गया। वही शस्त्र थोड़ा गुस्से और जलन की भाव से अंदर आया। अंदर आते ही वो सबसे पहले शानवी के रूम में गया। आज शानवी का रूम ऑलरेडी पूरा खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसने डोर नॉक नहीं किया। अंदर आया तो उसे शानवी कहीं नजर नहीं आई। वो गुस्सा जलन सब हवा हो गई। अब उसके चेहरे पर परेशानी और शानवी के लिए फिक्र के भाव नजर आने लगे। वो तुरंत शानवी के कमरे से बाहर निकल उसे इधर उधर ढूंढने लगा। शस्त्र ने सारे कमरे चेक कर लिया, लेकिन उसे शानवी नहीं मिली। उसने उसे कॉल्स किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दिमाग में इतना नहीं आया कि वो एक बार आहान से पता कर लें। आप बस शानवी को लेकर इतना परेशान हो गया कि कुछ सही से सोच भी नहीं पा रहा था। कहाँ तो तुम? परेशानी से शस्त्र ने खुद से कहा। रह रहकर उसके दिमाग में मोहिनी की बातें आ रही थी, जो उसे परेशान भी कर रही थी। वो परेशानी से हॉल में खड़ा शानवी को कॉल पर कॉल लेकर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक ही उसे कुछ ध्यान आया और वो तुरंत सीढ़ियों से होकर टेरेस की ओर भागा। वो एक साथ दो सीढ़ियों को छोड़कर भाग रहा था। ऊपर आते ही सामने उसे शानवी दिख गई, जिसे देख उसकी जान में जान आई। शस्त्र की सांस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी, वहीं उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वही जानता था कि शानवी को अपने सामने ना देख उसे कैसा महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके दिल को कचोट दिया हो। भरी कदमों से आहिस्ता आहिस्ता वो शानवी के बगल में जाकर खड़ा हो गया। शानवी तो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसे शस्त्र की मौजूदगी का भी एहसास नहीं हुआ। शानवी का मुंह सामने की ओर था, वही शस्त्र उसके बगल में रेलिंग से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। शानवी को तो अब भी कोई खबर नहीं थी। शस्त्र बड़े गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। शानवी के चेहरे पर परेशानी, उदासी के भाव देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो शानवी से उसकी उदासी की वजह पूछना चाहता था। तभी शानवी जो सामने ही एकटक देख रही थी, उसकी आंख से एक आंसू की बूंद गिर पड़ी, जिसे शस्त्र ने तुरंत अपनी मुट्ठी में ले लिया। तब जाकर शानवी को एहसास हुआ कि कोई वहां मौजूद है। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो शस्त्र अब भी रेलिंग से पीठ टिकाए अपनी मुट्ठी बंद किए उसे ही देख रहा था। शस्त्र को देख शानवी हिम्मत हारने लगी, आंखों में नमी उतरने लगी। लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर कर अपने आंसू साफ कर लिया और वापस शस्त्र की ओर देखकर बोली, आप कब आए? उसकी आवाज में एक दर्द सा था, जिसे शस्त्र महसूस कर पा रहा था। शस्त्र ने बिना किसी जवाब के शानवी की बाजू पकड़ उसे अपने सामने खड़ा किया। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के भर शानवी की भीगी पलकों को बारी बारी चूम लिया। शानवी तो शस्त्र का स्पर्श पाते ही अपनी बची कूची हिम्मत हार गई। वो बिना ज्यादा समय गवाए सीधा शस्त्र के गले लग गई। शस्त्र भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसका सिर सहलाता रहा। करीब 10 मिनट तक शानवी बिना रुके शस्त्र के सीने से लगे बस रोती रही। उसके आंसू शस्त्र की शर्ट को भीगा रहे थे। शानवी को यूं रोता देख शस्त्र अंदर ही अंदर घुट रहा था। भले ही वो बाहर से कुछ कह न रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक भूचाल मच गया था। ये सोचकर कि कहीं अरमान ने तो कुछ नहीं कर दिया, जिसकी वजह से शानवी इतना रो रही है। अरमान के बारे में सोच उसका खून खोल उठा। अब शस्त्र से शानवी का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने शानवी को अपने से अलग करना चाहा, लेकिन शानवी ने उसकी शर्ट को और कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया। एक पल को शस्त्र रुका और फिर वापस उसने शानवी को खुद से अलग किया। रोने की वजह से शानवी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, आंख से आंसू अब भी झरझर बह रहे थे। उसके नाक कान भी लाल हो गए। क्या हुआ मेरी चिड़िया को? किसी ने कुछ कहा। शस्त्र ने बड़े प्यार से शानवी के चेहरे पर हाथ फेर उसके आंसू पोंछकर पूछा,
जिसके जवाब में शानवी ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। किसने कहा? शस्त्र ने शानवी के बालों को संवारते हुए पूछा। शस्त्र की शानवी के बालों को सवार उसका चेहरा वापस अपने हाथों में भर लिया। अब ये रोना बंद करो। तुम्हें पता है मेरे दिल पर क्या बीत रही है? तुम्हें इसे रोते हुए देखकर कोई भला कैसी को ऐसे हर्ट करता है जैसे तुम कर रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस ऐसे ना रो। इतना बोल शस्त्र के शानवी का माथा चूम लिए। अब शानवी का रोना बंद हो चुका था। वो एक टकटकटकी लगाए शस्त्र का चेहरा देखती रही। शस्त्र की बातें ही काफी थी उसके जख्मों को भरने के लिए। शानवी के शस्त्र की आंखों में ही देखकर कहा, मुझसे एक वादा करेंगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये वादे, ये कस्में सब तोड़ने के लिए होते हैं, फजूल होता है। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमसे वादा करता हूं, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम कहोगी तब भी नहीं। इतना बोल शस्त्र ने दोबारा शानवी का सिर चूम लिया, जिसे महसूस कर शानवी ने अपनी आंखें मूंद ली। आंख खोल वो वापस शस्त्र का चेहरा देखने लगी। आखिर शस्त्र उसकी बात को बिना कहे जो समझ जाता था। अभी भी वो शस्त्र से वादा करवाना चाहता थी कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही शस्त्र ने खुद उससे ये वादा कर दिया। तभी उसके दिमाग में अरमान की बातें आ गई। बहुत अंतर था अरमान और शस्त्र में। जहां अरमान अपने गुस्से के आगे शब्दों को समझने में भी कमजोर था, वहीं शस्त्र उसकी आंखों को पढ़ उसकी चुप्पी को समझ लेता था। शानवी ने अपना हाथ बढ़ा शस्त्र का चेहरा अपने हाथ में पकड़ा और शस्त्र के चेहरे के करीब होकर उसकी आंख में देखकर बोली, मैं अपनी जिंदगी का एक भी दिन, एक भी लम्हा आपके बिना नहीं सोच सकती। नहीं, मुझे सोचना है। मेरी मम्मा के बाद आप मेरे सब कुछ है, जिसे अगर मैंने खो दिया तो शायद मैं मार जा। शानवी शस्त्र ने आंखों में देखते हुए बोल रही थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही शस्त्र ने उसके नर्म होंठ पर अपने सख्त होंठ रख दिया। दोनों के होंठ बस एक दूसरे से मिले, जिसके बाद शस्त्र तुरंत अलग हो गया। शानवी तो जैसे जड़ हो चुकी थी। शस्त्र कभी ऐसा मूव भी करेगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। शस्त्र ने अपना सिर और नजरें झुका शानवी का हाथ पकड़कर कहा, मेरी इस गलती के लिए चाहिए तो मुझे थप्पड़ मार सकती है, लेकिन आइंदा ऐसे बातें मत करना। ये मरना, ये जीना, इन शब्दों को सुनकर या तुम्हें खोने के बारे में सोच भर से ही मेरी रूह कांप जानती है। इतना बोल शस्त्र कुछ देर सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन शानवी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तब उसने अपना सिर उठाकर देखा तो शानवी दोबारा उसे ही अपनी नम आंखों से देख रही थी। एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बात सुन मैं ये गलती कर बैठा। तुम चाहे तो थप्पड़ कर लो या कोई सजा दे दो, मगर प्लीज माफ कर दो, ऐसे रो मत। तुम्हारी आंखों में ये आंसू देख मुझे मेरे दिल में तीर चुभते हुए लग रहे हैं। माफ कर दो। शस्त्र ने तुरंत शानवी का चेहरा अपने हाथ में थाम बार बार उससे माफी मांगते हुए कहा। शानवी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि शस्त्र का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। शस्त्र की तो मानो सच में ही सांसें रुक गई। शानवी का ऐसा करना उसके दिल के लाखों टुकड़े कर गया। चंद पल में ही उसकी आंखें आंसू से भर आई। क्या शानवी और शस्त्र अलग हो जाएंगे? क्या दोनों के रिश्ते के बीच दरार पड़ जाएगी? क्यों परेशान है शानवी सिर्फ एक लॉकेट के पीछे? चैप्टर 97, मर्डर। शस्त्र को शानवी टेरेस पर मिल गई थी, जिसे देख उसकी सांस में सांस आई थी, जिसके बाद वो शानवी के पास ही खड़ा उसे देखता रहा। शानवी तो किसी बात को लेकर इतनी गहरी सोच में थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि शस्त्र इसके बगल में खड़ा था। कुछ देर बाद शानवी को शस्त्र के वहां होने का भान हुआ, जिसके बाद दोनों ने थोड़ी बात की। बात ही बात में शानवी कुछ ऐसा कहने को हुई जिसे शस्त्र सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने घबरा कर अपने होंठ शानवी के होंठ पर रख दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो लगातार बस शानवी ने माफी मांगने लगा।
शस्त्र बस शान्वी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शान्वी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि शस्त्र का हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। शस्त्र की तो मानो सच में ही सांसें रुक गई। शान्वी का ऐसा करना उसके दिल के लाखों टुकड़े कर गया। चंद पल में ही उसकी आंखें आंसू से भर आई। शान्वी को खो देना का खौफ उसके दिल में उतर आया। शान्वी ने जैसे ही शस्त्र की आंखों में नमी देखी तो उसे काफी बुरा लगा। वो आगे बढ़ शस्त्र का चेहरा अपने हाथ में भर पंजों के बल खड़ी होकर शस्त्र की भीगी आंखों को बारी बारी चूम ली। इस बार शस्त्र के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। शान्वी की छुअन उसे राहत दे गई। शान्वी वापस पीछे हुई, अपनी आंख बंद की और अपने नरम होंठ को शस्त्र के सख्त होंठ पर रख दिया। इस बार शस्त्र को थोड़ा शौक लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने शान्वी की कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट दिए। शान्वी ने बस शस्त्र के होंठ पर कुछ देर तक अपने होंठ को यूं ही रखे रखा। शस्त्र ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों आंखें मूंदे एक दूसरे की करीबी महसूस कर रहे थे। कुछ देर में शान्वी शस्त्र से पीछे हो गई। शस्त्र ने अब भी अपना हाथ शान्वी की कमर से नहीं हटाया था। फिर अपना सिर झुका शान्वी के सिर से टिका दिया। दोनों के सिर आपस में जुड़े हुए थे। खामोशी दोनों के बीच पसरी हुई थी। आंखें मूंदे दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास कर रहे थे। क्यों रो रही थी मेरी चिड़िया? शस्त्र ने यूं ही शान्वी से पूछा। जिसकी बात सुन शान्वी ने अपनी आंख खोली और शस्त्र को देखने लगी। ये चिड़िया कौन है? शस्त्र के सवाल को नजरअंदाज कर शान्वी ने अपना सवाल किया। जो मेरे साथ मेरे पास मौजूद है। आंखें खोल, शस्त्र ने कहा। शान्वी नासमझी से अब भी शस्त्र को देख रही थी। अब शस्त्र शान्वी से अलग हुआ और शान्वी का सिर अपने सीने पर रखकर बोला, मेरी चिड़िया मेरे पास है। पता है, बचपन में तुम चिड़ियों की चहचहाट सुन बहुत खुश होती थी, इसलिए मैं कभी कभी तुम्हें चिड़िया कह देता। शस्त्र ने शान्वी को अपने सीने से लगाए ही कहा। अब बताओ, रो क्यों रही थी? शस्त्र ने प्यार से शान्वी के सिर को सहलाकर पूछा। मेरी मम्मा का मर्डर हुआ था। शान्वी ने बिना किसी भाव के ये बात कही। शान्वी ने अरमान के बारे में या उसको बात के बारे में जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। शान्वी की बात सुन शान्वी के सिर को सहला रहे शस्त्र के हाथ रुक गए। उसने शान्वी को खुद से अलग नहीं किया, बस सिर झुकाकर शान्वी को देखने लगे। अचानक ऐसी बात क्यों कही? शस्त्र ने पूछा। क्योंकि आज अचानक ही कुछ मिला। सिर उठा शस्त्र को देख शान्वी ने जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं, शस्त्र ने नसमझी से कहा। गहरी सांस भर शान्वी शस्त्र ने अलग हुई और उस देखकर बोली, वैसे तो जब मेरी मम्मा की डेथ को सबने सिर्फ एक एक्सीडेंट माना था, उस समय मुझे लगता था कि ये मर्डर है। लेकिन उस समय में सिर्फ 12 साल की थी, इसलिए ज्यादा कुछ समझ नहीं सकी। मगर फिर भी ये बात हमेशा दिमाग में रही। लेकिन आज वो बात मुझे सही होते हुए लग रही है। शान्वी ने अपनी बात खत्म कर अपना चेहरा घुमा लिया। शस्त्र अब भी कुछ समझ नहीं पाया। वो बस शान्वी को देखता रहा। शस्त्र ने दोबारा शान्वी को अपनी ओर घुमाया और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गौरी आंटी की डेथ एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, फिर ये मर्डर? शस्त्र को भी शान्वी की बात समझ नहीं आ रही थी। मर्डर? मेरी मॉम का मर्डर किया गया, शान्वी ने शस्त्र को देखकर कहा। लेकिन मैं तो सुना था कि गौरी आंटी की कार भी काफी डैमेज हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से, शस्त्र ने कुछ सोचते हुए बताया। मुझे भी यही बताया गया, साथ ही पूरी दुनिया को। लेकिन असलियत कोई नहीं जानता, शान्वी ने खोए हुए स्वर में कहा। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, शस्त्र ने नासमझी से कहा। शस्त्र की बात सुन शान्वी ने उसका हाथ पकड़ और बोली, जब मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ
उस समय वो मेरे से कॉल पर बात कर रही थी। ये सच है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उनकी डेथ की वजह कुछ और है। शान्वी ने बीती बात को याद करके कहा। और वो वजह क्या है? शस्त्र ने सवालिया नजरों से शान्वी को देखकर पूछा। यही तो अब मुझे जानना है। शान्वी ने खोए हुए कहा। आपको कैसे कंफर्म हुआ कि गौरी आंटी का मर्डर हुआ था? शस्त्र ने शान्वी के परेशान चेहरे को देखकर पूछा। इसका जवाब कल दूंगी, शान्वी ने शस्त्र को देखकर कहा। फाइन, मैं कल तक इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन आप इस बात के बारे में ज्यादा सोचकर खुद को ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आई एम ऑलवेज विथ यू, नॉट ओनली योर गुड टाइम बट ऑल्सो इन योर वर्स्ट टाइम। शस्त्र ने शान्वी को दोबारा अपने सीने से लगा उसके माथे को चूम कर कहा। शस्त्र की बातें, उसकी छुन शान्वी को न सिर्फ राहत देती बल्कि एक सुकून और हिम्मत दे जाती थी। इन्हीं सब में उसके दिमाग से अरमान ने बारे में सब कुछ निकल गया था। वही रॉय मेंशन में अरमान अपने रूम में बैठा शान्वी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन जब उसे शान्वी का पजेसिव बिहेवियर, उसकी बातें शस्त्र के लिए याद आती तो वो गुस्से से भर उठता और अपने कमरे में मौजूद सामान को फेंकने लगता। क्या लगता है, क्या सच में गौरी मान का मर्डर हुआ था? जो शान्वी सोच रही है वो सही है? क्या शान्वी सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगी? सवाल अनेक, जवाब सिर्फ एक, ये कहानी क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस रिबॉर्न फॉर रिवेंज विद स्टोरी की दुनिया यूट्यूब चैनल। चैप्टर 98, पुलिस। शान्वी ने शस्त्र को अपनी परेशानी की आधी वजह बता दी थी, सिवाय उस अरमान वाली बात के। शस्त्र ने भी शान्वी को परेशान देख उससे कोई सवाल करना जरूरी नहीं समझा। उसे शान्वी पर बहुत भरोसा था, इसलिए उसने मोहिनी की बातों से ज्यादा शान्वी पर ध्यान देना जरूरी समझा। इश्क, मोहब्बत, प्यार में सबसे जरूरी यकीन ही तो होता है। जिससे मोहब्बत की जाए लेकिन यकीन नहीं तो ऐसी मोहब्बत का अंजाम रुसवाई ही होता है। लेकिन समर्थ शस्त्र इस मामले में बहुत संगीन था। उसके लिए पहली प्रायोरिटी शान्वी थी, उसकी बातें थी। इसलिए उसने भी अपने दिमाग से अरमान के बारे में पूछने की बात निकल दी थी। दोनों अब भी छत पर खड़े थे। शान्वी शस्त्र के सीने पर सिर रखे सुकून महसूस कर रही थी। वही शस्त्र भी तसल्ली से शान्वी के सिर को सहला रहा था। काफी देर तक दोनों यूं ही रहे। तभी शस्त्र ने शान्वी के सिर को सहलाते हुए ही कहा, आज खाना खाने का मूड नहीं है क्या? शस्त्र की बात सुन शान्वी ने उसकी ओर सिर उठाकर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। मुझे खाने का इरादा तो नहीं, शस्त्र ने शान्वी के चेहरे की ओर झुककर शरारती अंदाज में पूछा, जिसे सुन शान्वी ने झट से अपना चेहरा वापस शस्त्र के सीने में छुपा लिया। शान्वी की ये हरकत देख शस्त्र हल्का मुस्कुराया और बिना कुछ कहे शान्वी को अपनी गोद में उठा लिया। शस्त्र के इस एक्शन से शान्वी ने झट से उसके गर्दन के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट दिए। उसने एक नज़र शस्त्र को देखा और फिर वापस अपना सिर शस्त्र के सीने पर टिका दिया। शस्त्र को अपने सीने और गर्दन पर शान्वी की गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थी। वही शान्वी को भी शस्त्र की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, जिसका एहसास कर वो आराम से अपनी आंखें मूंद ली थी। शस्त्र शान्वी को गोद में लिए ही नीचे अपने कमरे में आ गया। बड़े प्यार से किसी कांच की गुड़िया की तरह उसने शान्वी को बेड पर लेटाया और अपने फोन से किसी को कॉल कर खाना लाने का ऑर्डर दिया। शान्वी बेडरेस्ट से टेक लगाए शस्त्र को ही देख रही थी। शस्त्र ने कॉल कट किया तो दोनों की नजरें जा मिली। शस्त्र अब भी शान्वी की आंखों में परेशानी, उदासी, बेचैनी देख सकता था, लेकिन वजह उसे भी समझ नहीं आ रही थी। शस्त्र ने ठंडी आंच छोड़ अपना फोन साइड टेबल पर रखा और शान्वी के और करीब होकर बैठ गया। शान्वी सब देख रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, ना ही अपनी जगह से हिली।
शस्त्र अब शान्वी के करीब लेकिन साइड में बैठा था। उसने शान्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर झुका लिया। शान्वी के सिर को अपने कंधे पर वो उसके सिर को सहलाते हुए बोला, यूं बेचैन न रखो दिल को अपने, तुम्हारी ये बेचैनी मेरे सारे सुकून छीन लेती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना यकीन कर लो। इतना बोल शस्त्र शांत हो गया। शान्वी खामोशी से उसके कंधे पर सिर रखे अपनी आंखें मूंदे शस्त्र की मौजूदगी को जी रही थी। शस्त्र की बात सुनते ही शान्वी ने अपने हाथ उसकी पीठ पर लपेट दिया। इस वक्त वो सिर्फ अपनी मां के कातिल को ढूंढने की वजह से परेशान नहीं थी, एक वजह अरमान भी थी। उस वक्त भले ही शान्वी अरमान को कह आई थी कि वो शस्त्र को खरोच भी नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन फिर भी अरमान की बातें सुन दिल के एक कोने में शस्त्र को न खो देने का डर भी बस गया था। जब अरमान ने शस्त्र को नुकसान पहुंचाने की बात की थी, उस वक्त शान्वी को एहसास हुआ था कि उसके दिल की धड़कन मध्यम पड़ गई है। उस वक्त उसे समझ आया कि शस्त्र उसके लिए कितना जरूरी बन चुका है। शान्वी आंखें मूंदे इन्हीं सोच के गुम थी कि एक सर्वेंट ने आकर रूम का गेट नॉक किया, जिसकी आवाज से शान्वी ने अपनी आंख खोल ली और शस्त्र से अलग हो गई। शस्त्र भी उठकर बाहर गया तो एक सर्वेंट ट्रॉली में खाने लिए बाहर खड़ा था। ट्रॉली लेकर शस्त्र रूम में आ गया। मेरा मन नहीं है खाने का, शान्वी ने उदासी और बुझे चेहरे के साथ शस्त्र को देखकर कहा। शस्त्र जो प्लेट में खाना परोस रहा था, शान्वी की बात सुन उसके हाथ रुक गए। उसने शान्वी की ओर देखा और वापस खाना निकालने लगा। खाना निकाल वो शान्वी के सामने ही बैठ गया। एक निवाल तोड़ उसने शान्वी की ओर बढ़ाया, लेकिन शान्वी ने खाने के बदले नकारते हुए कहा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आप खा लो। शस्त्र अब भी कुछ नहीं बोला, बस अपने हाथ में पकड़े रोटी के निवाले को शान्वी के सामने ही किए रखा। आपका हाथ दर्द हो जाएगा, ये मत करो, शान्वी ने शस्त्र के हाथ को नीचे करते हुए कहा। लेकिन शस्त्र भी कहाँ कम था। उसने दोबारा अपना हाथ शान्वी के सामने बढ़ा दिया। शस्त्र की ये हरकत देख शान्वी लाचारगी से उसे देखने लगी। अगर मुझे ही खाना है तो बता दो, मैं मना नहीं करूंगा, शस्त्र ने शान्वी की ओर देखकर कहा। वही शान्वी शस्त्र की बात सुन सकपका गई। अब चुपचाप मुंह खोलो और खाना खाओ, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं, इस बार शस्त्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, जिसे सुन शान्वी में भी मना करने की हिम्मत नहीं हुई और वो मुंह खोल निवाला खाने लगी। यूं ही शस्त्र शान्वी को खाना खिलाते हुए खुद भी एक दो निवाले खा ले रहा था। शस्त्र ने शान्वी को खाना खिलाया और ट्रॉली बाहर रखने चला गया। बाहर ट्रॉली रखकर वो वापस रूम के आया तो शान्वी बेडरेस्ट से ही टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। शस्त्र ने आगे बढ़ शान्वी को सही से लेटा दिया और उसका सिर सहलाता रहा। करीब 5-10 मिनट बाद शान्वी गहरी नींद में सो गई। शस्त्र ने झुककर शान्वी के माथे को चूम लिया। तभी उसके फोन पर एक साथ 2 मैसेज आए। एक मैसेज को पढ़ उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, तो दूसरे मैसेज को पढ़ माथे पर बल पड़ गए। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और शान्वी के चेहरे को एक नज़र देख वहां से चला गया। शस्त्र नीचे आते ही सीधा विला से बाहर आया तो वहां पुलिस खड़ी थी और साथ ही पुलिस क्यों आई होगी? क्या लगता है, क्या सच में गौरी मान का मर्डर हुआ था? जो शान्वी सोच रही है वो सही है? आगे हाँ तो किसने मारा होगा गौरी जी को? क्या शान्वी सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगी? चैप्टर 99 गौरी मान। शान्वी को शस्त्र ने जबरदस्ती खाना खिला दिया था, जिसके बाद वो सो गई और शस्त्र वही उसके पास बैठ गया। कुछ वक्त बिता के शस्त्र के पास 2 मैसेज आए, जहां एक मैसेज को पढ़ उसके चेहरे पर राहत को लकीर खींच गई, वही दूसरे मैसेज को पढ़ उसकी बाह तन गई। अपनी जगह से उठ उसने शान्वी के माथे को चूमा और कमरे से बाहर चला गया।
कमरे से निकल वो सीधा विला के बाहर आ गया, जहां मेन गेट पर पुलिस खड़ी थी और उनके साथ ही सुरेखा रॉय और मोहिनी खड़ी थी। जहां एक तरफ मोहिनी के चेहरे पर डर था, वहीं दूसरी तरफ सुरेखा जी नफरत भरी नजरों से शस्त्र को देख रही थी। शस्त्र को उनकी नजरों में खुद के लिए नफरत साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शस्त्र ने उनसे अपनी नजरें हटा अपने साइड में खड़े गार्ड की ओर देखा, तो वो गार्ड डरते हुए तुरंत बोला, वो सर ये जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको लेने आए हैं। एक ही सांस में डरते हुए उस गार्ड ने कहा, जिसे सुन शस्त्र से दोबारा अपने सामने खड़ी पुलिस को देखा। ये पुलिस ऑफिसर्स कोई और थे, जो नए होने की वजह से शस्त्र को नहीं जानते थे, इसलिए वो बिना किसी खौफ के खड़े शस्त्र को देख रहे थे। वही सुरेखा जी अलग ही नफरत से बाद उसे घूरे जा रही थी। हम यहाँ तुम्हें देखने नहीं आए हैं, बल्कि अरेस्ट करने आए हैं। तुम्हारा खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है, एक पुलिस ऑफिसर से कड़कते हुए कहा, जिसे सुन शस्त्र पर तो कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो उस ऑफिसर को ही घूरने लगा। शस्त्र को खुद की और यूं देखता पाकर वो ऑफिसर भी सकपका गया और उसने अपनी नजरें फेर ली। किसने की है मेरे खिलाफ कंप्लेंट? शस्त्र ने अपनी रोबीली आवाज में उस ऑफिसर को देखकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर ही सबके शरीर में कंपन पैदा हो गई। उस ऑफिसर से थूक गटक अपना गला तर करते हुए कहा, इन लेडीज ने की है। सुरेखा जी और मोहिनी की ओर इशारा कर उस ऑफिसर से जवाब दिया। सुरेखा जी पर तो कोई खासा असर नहीं पड़ा, लेकिन मोहिनी की हालत खराब हो रही थी। आखिर कुछ देर पहले ही तो उसने शस्त्र के हाथों थप्पड़ खाया था। किस खुशी में? शस्त्र ने मोहिनी और सुरेखा जी की ओर देखकर पूछा। वो इनका कहना है कि आपने एक लड़की पर हाथ उठाया है, वो भी बिना वजह। उसी ऑफिसर ने सुरेखा जी की ओर इशारा करके कहा। किस लड़की पर? शस्त्र ने नासमझ बनते हुए पूछा। वैसे तो वो समझ गया था कि ये सब सुरेखा जी का किया धरा है, उन्होंने ही उसके खिलाफ कंप्लेंट कराई है, लेकिन फिर भी वो अनजान बना रहा। उन पर मोहिनी की ओर इशारा कर ऑफिसर ने कहा, कोई सबूत दिया इन्होंने? शस्त्र ने सपाट लहजे में पूछा, जिसे सुन ऑफिसर ने जवाब दिया, नहीं। तो क्या आप बिना सबूत के किसी को अरेस्ट करेंगे? तभी शस्त्र के पीछे से एक कड़कती हुई आवाज सुनाई पड़ी। शस्त्र ने मुड़कर देखा और शानवी भावहीन आंखों में साथ सुरेखा जी की ओर देखते हुए आ रही थी। बिना सबूत के किसी को अरेस्ट करने का ये कौन सा नया कानून निकला है? शानवी ने ऑफिसर के सामने खड़े होकर पूछा। उन्होंने खुद माना है कि इन पर हाथ उठाया गया है, ऑफिसर ने मोहिनी की ओर इशारा करते हुए कहा। जिसे सुन शानवी ने मोहिनी के चेहरे की ओर देखा, जिस पर अब भी शस्त्र की उंगलियों के निशान थे। जिसे देखने के बाद उसमें शस्त्र को देखा तो शस्त्र ने उससे नजरें चुरा ली। ये माना है कि हाथ इन्होंने ही उठाया है। शानवी ने एक नजर मोहिनी पर डाल शस्त्र की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, ये बात तो इन्होंने कही थी। उस ऑफिसर ने सुरेखा जी की ओर इशारा करके कहा। ए लड़की, ज्यादा बातें मत घुमाओ, इस लड़के ने ही मोहिनी पर हाथ उठाया है, सुरेखा जी ने भड़कते हुए कहा। सोफिया, शानवी नाम है मेरा, और दूसरी बात आपने देखा था शस्त्र को ऐसा करते हुए? शानवी ने अपनी भौं को उचकाते हुए पूछा। जिसे सुन सुरेखा जी थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ कहना चाहा कि उनसे पहले ही मोहिनी बीच में बोल उठी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आंटी को कोई गलतफहमी हो गई थी। एम सॉरी, मोहिनी ने अपने डर को कुछ देर साइड कर सबको और देखकर बोला, और आखिर में माफी मांग तुरंत वहां से चली गई। मोहिनी पहले ही डर से कांप रही थी, ऊपर से शस्त्र उसे जिस तरह घूर रहा था उसकी वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी।
वैसे भी ये पुलिस शस्त्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, जिसको समझते हुए मोहिनी बात का रुख बदल वहां से भाग निकली। वी आर रियली सॉरी सर। मैम, हमारा वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप पूरी बात तो अच्छे से जान ले। ऑफिसर ने शस्त्र की ओर देख माफी मांगने के बाद सुरेखा जी की ओर देख कर कह। उसके बाद पुलिस चली गई। अब वहां सिर्फ तीनों यानी सोफिया, शस्त्र और सुरेखा जी मौजूद थे। आप चाहती क्या है आखिर? शानवी ने सुरेखा जी को घूरते हुए पूछा। तुम्हें ये सवाल मुझसे नहीं, बल्कि अपने इस आशिक से पूछना चाहिए, जो बार बार मेरी बहू पर हाथ उठता है। सुरेखा जी ने शस्त्र की ओर इशारा करके कहा। हाँ, तो आप जरा अपनी बहू को भी समझाइए कि मेरे आशिक से दूर रहे। अभी तो सिर्फ थप्पड़ पड़े हैं, अगली बार वो नजर भी नहीं आएगी। शानवी ने धमकी भरे लहजे में कहा। तुम धमकी दे रही हो? सुरेखा जी ने गुस्से से कहा। बिल्कुल, वो भी आखिरी। ये सिर्फ आपकी बहू के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। शानवी ने सुरेखा जी को घूर के देखते हुए कहा। साइड में खड़ा शस्त्र ये देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर शानवी उसके लिए स्टैंड ले रही थी, किसी को धमकी दे रही थी। ये बात उसके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो बड़े मजे से शानवी की बातें और सुरेखा जी के एक्सप्रेशन देख रहा था। तुम्हें इतना भी नहीं बोलना चाहिए लड़की, वरना। शानवी को खुद के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते देख सुरेखा जी ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन उनकी बात को बीच में ही काट शानवी बोली। वरना क्या कर लेंगी आप? मुझे नुकसान पहुंचाएंगी या? इतना बोलते बोलते शानवी आप बिल्कुल उनके पास और सामने आ गई थी। शानवी सुरेखा जी के कान के करीब होकर बेहद धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली। कहीं मेरा भी हाल गौरी मान जैसा तो नहीं करवा देंगी? इतना बोल शानवी वापस पीछे हो गई। वहीं उसकी बात सुन सुरेखा जी के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो हैरानी, परेशानी और डर के मिले जुले भाव के साथ शानवी को देखने लगी। शानवी ने उन्हें देख तिरछी मुस्कान देते हुए कहा। जिंदगी में हर दिन एक सा नहीं रहता, न रोज आपका रहता, न आने वाला कल। शायद जितना आप चीजों को छुपाना चाह रही है, वो उतनी ही सामने आ रही है। कल आपका था, मगर यकीन मानिए आने वाला कल मेरा होगा। शानवी ने अपनी बात खत्म की और वहां से मुड़ वापस विला की ओर बढ़ गई। शस्त्र को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो भी एक नजर सुरेखा जी की ओर देख शानवी के पीछे बढ़ गया। वही शानवी की बातें सुनकर ही सुरेखा जी की हालत खराब हो गई थी। वो अपनी जगह पर जड़ चुकी थी। जो शानवी सोच रही है, क्या वो सही है? अगर हाँ तो किसने मारा होगा? गौरी जी को? क्या शानवी सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगी? चैप्टर 100। कहीं उसे कुछ मालूम तो नहीं। शानवी ने अपने जवाबदेह टैलेंट से पुलिस का भी मुंह बंद करवा दिया था, जिसके बाद पुलिस तो वहां से चली गई। साथ ही शानवी ने सुरेखा जी के सामने गौरी जी के मर्डर की बात छेड़ दी, जिसे सुन सुरेखा जी के चेहरे की हवाएं उड़ गई थी। उन्हें उसी तरह खौफजदा छोड़ शानवी घर में चली गई। उसके ही पीछे पीछे शस्त्र भी अंदर चला आया। क्या अपने सच में मोहिनी पर हाथ उठाया? हॉल में खड़े हुए शानवी ने शस्त्र को देख आंखें छोटी करके पूछा, जिस पर शस्त्र ने सिर्फ अपना सिरहा में हिला दिया। लेकिन क्यों? शानवी ने शस्त्र के करीब आकर पूछा। क्योंकि वो बकवास कर रही थी। शस्त्र ने बिना किसी भाव के लेकिन सर्द आवाज में कहा। अब ऐसा भी क्या बोल दिया था? शानवी ने चीढ़ कर पूछा। बकवास की थी। शस्त्र ने शानवी को देख जवाब दिया। हाँ, तो वही पूछ रही हो। क्या बोला ऐसा? शानवी ने दोबारा सवाल किया। हाँ, तो मैंने भी बताया बकवास की थी, और मुझे उस बकवास के बारे में बात नहीं करनी। शस्त्र ने शानवी की देख जवाब दिया। शानवी के पूछने पर उसके दिमाग में बार बार वही फोटो घूम रही थी।
उसे बार बार अरमान का शानवी का हाथ पकड़ना ध्यान आ रहा था, जिसे सोच उसे गुस्सा भी चढ़ रहा था। लेकिन वो ये चीज न तो शानवी को बताना चाहता था, न ही उस बारे में कुछ पूछना चाहता था। इसलिए उसने इस बात को छोड़ शानवी से ही सवाल किया, वैसे अपने मिसेज रॉय से ऐसा भी क्या कहा जिसे सुन वो घबरा गई। शस्त्र ने शानवी के चेहरे पर ही नजरें गड़ाए पूछा, कल बता दूंगी। शानवी वहां से मुड़ ऊपर की ओर जाते हुए बोली, सब कुछ कल ही बताएंगी। शस्त्र भी उसके पीछे आते हुए बोला, हम्मा। शानवी ने सीढ़ी पर रुक शस्त्र की ओर मुड़कर जवाब दिया और फिर वापस ऊपर चली गई। शस्त्र वही सीढ़ी पर खड़ा उसे देखता रहा, फिर वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सुरेखा जी शानवी की बात सुनने के बाद काफी देर तक वहीं सदमे में खड़ी रही। वो तो गार्ड ने उन्हें कहा तब वो होश में जागी और वहां से अपने मेंशन की ओर लौट गई। इस वक्त मेंशन में कोई नहीं था। वो सीधा अपने रूम में चली गई। उनके चेहरे पर डर की लकीर अब भी खींची हुई थी। उस लड़की ने गौरी का नाम क्यों लिया? कहीं वो कुछ नहीं, नहीं वो कैसे? सुरेखा जी अपने कमरे में आते ही डोर लॉक कर खुद से ही परेशानी से कहा, कहीं उस लड़की के हाथ कोई सबूत तो नहीं लग गया? चहलकदमी करते हुए उन्होंने परेशानी में खुद से कहा, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो गौरी के बारे में कैसे जानती होगी? कहीं वो मुझे डरा तो नहीं रही थी? क्या करूं? कैसे सच पता करूं? अपने सिर पर हाथ उन्होंने परेशानी में खुद से कहा। कहीं उसने अपना मुंह तो नहीं खोल दिया होगा? उन्होंने अपने सिर से हाथ हटाकर गुस्से में कहा, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपने फोन से किसी को कॉल किया। उधर से कॉल पिक करते ही बिना सामने वाले की बात सुने सुरेखा जी ने गुस्से में कहा, धोखेबाज, तुम्हें मैं पैसे देती हूँ फिर भी तुमने मेरे साथ दगा की। ये आप क्या बोल रही है? मैंने क्या कर दिया? आज आपने खुद फोन किया, ये सोच में तो धन्य हो गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ मुझे, तुमने किसको मेरे राज के बारे में बताया है? सुरेखा जी ने थोड़ी दबी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, अरे मैं क्यों किसी को बताऊंगा? मुझे मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं। दूसरी तरफ से खिसियाते हुए कहा, ज्यादा झूठ मत बोलो। तुम जानते नहीं हो मुझे। मेरे साथ अगर खेल खेलने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हें नर्क तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे। गुस्से भरी आवाज में धमकी देते हुए सुरेखा जी ने कहा, ये कैसी बात कर रही है आप? मैं क्यों भला आपसे दुश्मनी लूंगा? दूसरी तरफ से डरते हुए आवाज आई। तो उसे कैसे पता चला फिर? सुरेखा जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, किसे पता चला? क्या पता चला? मैडम जी, मेरे प्यारे पैसों की कसम, मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की है। आप जानती है मुझे पैसों से कितना प्यारा है। मैं क्यों अपनी मुफ्त की रोजी पर लात मरूंगा? दोबारा उधर से डरी हुई आवाज में कहा, कल तुम मुझसे वहीं मिलना। तुम्हें फिर मैं बताती हूँ, सुरेखा जी ने गुस्से में कहा और कॉल कट कर फोन को बेड पर फेंक दिया। ये शानवी अब मेरे बरसों पुराने दबे राज को बाहर निकाल मेरे खेल को खराब करना चाह रही है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती। इसे ठिकाने लगाना ही होगा। इस शानवी का कुछ करना होगा। शानवी के लिए अपने दिल में बेहिसाब नफरत लिए सुरेखा जी ने खुद से कहा। तभी बाहर से किसी ने उनके रूम के डोर को नोक किया। गहरी सांस छोड़ उन्होंने खुद को निर्मल किया और जाकर दरवाजा खोला तो सामने स्वर्णा जी खड़ी थी। सब ठीक है न दीदी? बाहर से ही कमरे में झांकते हुए स्वर्णा जी ने पूछा। हाँ भला यहाँ क्या होना है? पीछे मुड़ अपने कमरे में एक नजर देख सुरेखा जी ने जवाब दिया। नहीं, वो आप शायद किसी से काफी गुस्से में बात कर रही थी तो बस पूछने चली आई। वैसे किससे बात कर रही थी आप? स्वर्णा जी ने सुरेखा जी के चेहरे पर नजर गड़ाए पूछा। उनकी बात सुन सुरेखा जी थोड़ा हड़बड़ा गई। वो हाँ, मैं अपने डिजाइनर से बात कर रही थी। मैंने उसे अपनी साड़ी के एक ब्लाउज को फिटिंग करने के लिए दिया था, जो उसने अब तक नहीं दिया, बस वही।
जैसे तैसे सुरेखा जी ने स्वर्णा जी से बहाना बना दिया। ब्लाउज? लेकिन आपने तो अब तक कोई नई साड़ी ही नहीं ली है। फिर सुरेखा जी के चेहरे की उड़ती हवाओं को स्वर्णा जी भी देख पा रही थी, इसलिए उन्होंने दोबारा सवाल किया। वही स्वर्णा जी से दोबारा सवाल सुन सुरेखा जी फिर फंस गई। वो मैंने उसे पुराना ही ब्लाउज दिया था। स्वर्णा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कुछ देर आराम करने जा रही हूँ। एक नया बहाना बनाकर साथ ही सिर दर्द का बोल सुरेखा जी तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वही स्वर्णा जी अब भी बाहर ही खड़ी थी। ये दीदी आज कुछ अलग अलग सी क्यों लग रही है, ऐसी घबराई परेशान सी। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे अपने कमरे में बुलाए बगैर ही जाने दे। ऊपर से सिर में दर्द होने के बावजूद भी आज इन्होंने कॉफी नहीं मांगी। कुछ तो हुआ है जो दीदी बताना नहीं चाह रही। सुरेखा जी ने खुद से ही सोचते हुए कहा। कौन क्या नहीं बताना चाह रहा मॉम? पीछे से आते हुए अर्णव ने पूछा। तुम्हारी ताई जी आज अलग सी परेशानी में है, घबराई हुई सी है, मानो कोई बरसों पुराना राज सामने आने वाला है। स्वर्णा जी ने दरवाजे की ही देखते हुए कहा। ओहो मॉम, कितना सोचती है आप। क्या पता ताई जी किसी काम की वजह से परेशान हो, आप फालतू में कुछ भी प्रेडिक्ट करने लगती है। अच्छा चलिए, और मुझे लंच निकाल कर दीजिए, बहुत भूख लगी है मुझे। अर्णव ने स्वर्णा जी के दोनों कंधों को पकड़कर कहा, जिसके बाद दोनों वहां से चले गए। कमरे में सुरेखा जी की चहलकदमी रुकी नहीं थी। वो अपनी उंगलियों को आपस में तोड़े मोड़े जा रही थी। कुछ तो खिचड़ी बना रही थी वो। आज का दिन यूं ही निकल गया था। कोई रात भर डर से रहा तो कोई उत्सुक, कोई जलन में जलता रहा तो कोई साजिशों का जाल बुनता रहा। अगले दिन अपने मॉर्निंग रूटीन से उठ शान्वी और शस्त्र नाश्ता कर लिए थे। अखिलेश जी रात में घर लौटे नहीं थे, क्योंकि वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने चले गए थे। नाश्ता कर शान्वी और शस्त्र भी वहां से निकल गए। कार शान्वी ड्राइव कर रही थी। शस्त्र ने दोबारा कुछ नहीं पूछा था, शान्वी कार ड्राइव कर रही थी। तभी रास्ते से गुजरते समय शस्त्र जो बाहर की ओर देख रहा था, वो बोला, ये यहाँ क्या कर रही है? भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। जब बोलती हो तब कमेंट कर देते हो, फिर बाद में भूल जाते हो। ऐसा न किया करो, लाइक्स और कमेंट्स कर दिया करो। क्या सच में सुरेखा जी का गौरी जी के एक्सीडेंट से कोई लेना देना है? क्या शान्वी सच्चाई की तह तक पहुंच पाएगी? चैप्टर 101, ये यहाँ क्या कर रही? शान्वी की बात सुनने के बाद से सुरेखा जी घबरा गई थी। वो अब शान्वी को हर्ट करने का, उसे चोट पहुंचाने का सोचने लगी थी। सुरेखा जी का बरसों पुराना राज शान्वी की वजह से सामने आने को था, जिसे दोबारा छुपाने के लिए अब वो शान्वी के खिलाफ साजिशें करने लगी। सुबह नाश्ता कर शस्त्र और शान्वी वहां से निकल चुके थे। कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ये बात सिर्फ शान्वी जानती थी। शस्त्र ने भी शान्वी से कोई सवाल नहीं किया था। वो पास चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वही शान्वी कार ड्राइव कर रही थी। दोनों अपने एरिया से निकल चुके थे। करीब आधे घंटे के सफर के बाद बांद्रा पहुंचे। अभी वो दोनों जंगल के इलाके की तरफ थे कि आगे ट्रैफिक होने की वजह से शान्वी को कर रोकनी पड़ी। शस्त्र जो बाहर की ओर दिया रहा था, वो अचानक बोल पड़ा, ये यहाँ क्या कर रही है? शस्त्र की आवाज सुन शान्वी ने भी बाहर की ओर देखा। बड़े गौर से देखने के बाद शान्वी को समझ आया कि बाहर खड़ा शख्स मिसेस कपूर है। लेकिन ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल उसके दिमाग के घूम गया। मिसेस कपूर साइड में खड़ी किसी आदमी से बात कर रही थी, साथ ही कुछ नोटों की गड्डी भी उसे दे रही थी। दोनों ही सोच रहे थे कि आखिर ये यहाँ क्या कर रही है और किसे पैसे दे रहे हैं और क्यों। वो दोनों अब भी बाहर ही देख रहे थे कि पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी।
जिसे सुन शानवी ने ध्यान दिया कि ट्रैफिक खुल चुका था। इनकी क्लियर से फोटो क्लिक कीजिए। शानवी के स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए शस्त्र से कहा। जिसे सुन शस्त्र ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने फोन से मिसेस कपूर की फोटो क्लिक करने लगी। साथ ही उसने वीडियो भी बना ली थी। शस्त्र को ये सब देख कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन शानवी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अब मिसेस कपूर भी शानवी के शक के घेरे में आ चुकी थी। किस बात का शक ये तो शानवी ही जाने। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद शानवी ने अपनी कार सिंघानिया विला, जिसका नाम बदलकर अब मान विला कर दिया गया था, वहां पहुंच गई। शानवी ने कार अंदर की ओर मोड़ दी। अगर यही आना था तो मुझे बता दिया होता, मैं ड्राइविंग कर लेता। शस्त्र कार से बाहर निकलते हुए बोला। क्यों, अगर बता देती तो आप नहीं आते, शानवी भी बाहर निकलते हुए बोली। आपके साथ में दुनिया के हर कोने में जाने को तैयार हो, बशर्त आप मेरे साथ होनी चाहिए। शस्त्र ने कार की छत पर हाथ रख अपना चेहरा उस पर टिकाते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, आपको मैं अकेले कहीं जाने भी नहीं दूंगी। शानवी वहां से आगे बढ़ते हुए बोली। शानवी की बात सुन शस्त्र मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिया। वैसे यहाँ क्यों आए हैं हम? शस्त्र ने शानवी के बराबर में आते हुए पूछा। सब यही बता दो, शानवी ने शस्त्र की ओर देखकर कहा। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, शस्त्र अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला। उसकी बात सुन शानवी ने सिर नमे हिला दिया और आगे बढ़ने लगी। जिसे देख शस्त्र जल्दी से आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ लिया। शानवी ने एक नज़र उसे देखा तो दूसरी नज़र अपने हाथ को देखने लगी। चलिए अब, शस्त्र ने शानवी का हाथ खींचते हुए कहा। जिसके बाद दोनों आगे बढ़ गए। वैसे जाना कहाँ है? अंदर आकर शस्त्र ने शानवी को देखकर पूछा। मेरे रूम में, बिना किसी इमोशन के साथ शानवी ने जवाब दिया। जिसके बाद दोनों ऊपर की ओर बढ़ गए। शस्त्र ने अब भी शानवी का हाथ नहीं छोड़ा था। ऊपर आकर दोनों उसी रूम ले सामने रुके जो सितारा का था। आज ये रूम साफ सुथरा था, ज्यादा धूल मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। शानवी हैरानी से कमरे के चारों तरफ देख रही थी। जिसे ऐसे हैरान देख शस्त्र ने जवाब दिया। ये मैंने साफ करवा दिया था। शस्त्र की बात सुन शानवी ने झट से उसकी ओर देखा। उसने कहा कुछ नहीं, वो खामोश नजरों से उसे देखने लगी। खुद को यूं देखता पाकर शस्त्र दोबारा बोला। आई एम सॉरी, मुझे आपसे बिना पूछे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपका कोई सामान नहीं छुआ गया है। सारा सामान अपनी अपनी जगह पर ही है। वो मुझे लगा कि इतने टाइम से आपका रूम बंद है, तो बस इसीलिए साफ करवा दिया। एम सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, शस्त्र ने उदासी से कहा। उसकी बात सुन शानवी बड़े गौर से बस उसे देखती रही। शानवी को यूं खामोश देख शस्त्र के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसे लगा मानो शानवी उससे नाराज हो गई है, क्योंकि वो बिना उसकी मर्जी के उसके रूम को साफ करवा दिया। एम सॉरी, मैं, शस्त्र दोबारा माफी मांगने को हुआ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शानवी बोल उठी। मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने पूछा आपसे कुछ। क्या ये बात बात कर माफी मांगते रहते हो? शानवी ने अपनी भौं को उचकाते हुए पूछा। नहीं, वो आप कुछ बोली नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये देख अच्छा नहीं लगा। शस्त्र ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि आप मेरी बात बिना मेरे कहे समझ गए थे। ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हम दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। जरा सी बातों पर सॉरी अच्छा नहीं लगता। शानवी ने शस्त्र को समझाते हुए कहा। सॉरी कहने में कोई बुराई नहीं होती है।
किसी रिश्ते में होने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ अपनी गलती मानने के गट्स भी होने चाहिए, ताकि गलती करने पर उसे मानने में कोई बुराई नजर ना आए। शस्त्र ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन ये बात बात पर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये सब जो किया है अपने उसके लिए थैंक यू। शान्वी ने कमरे में नजर दौड़ाए कहा, हाँ तो आपको भी बात बात पर थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। शस्त्र ने शान्वी की तरह ही कहा, जिसे सुन शान्वी अपना सिर हिला दिया। वैसे हम यहाँ क्यों आए हैं? शस्त्र ने वहां आने की असल वजह पूछी। बताती हो। इतना बोल शान्वी वहां से कमरे में कुछ ढूंढने लगी। मैं हेल्प कर दूं? क्या ढूंढ रही है आप? शस्त्र ने शान्वी को कुछ खोजते हुए देखकर कहा। नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी, बस 2 मिनट। शान्वी यहाँ वहां होते हुए सामान उल्ट पुल्ट करते हुए बोली। शस्त्र भी उसकी बात मान वहीं खड़ा हो गया और शान्वी को देखने लगा, जो अलमीरा के निचले तले को खोले बैठी थी। वो एक तरीके से सीक्रेट डोर जैसा था, जिस पर कुछ कागज और कपड़े डाले हुए थे। मिल गया। शान्वी ने कपड़ों और कागजों के बीच से एक बॉक्स को निकाल कर कहा। ये क्या है? शस्त्र ने शान्वी की ओर बढ़ते हुए पूछा। सबूत। शान्वी ने अपनी भावहीन आंखों के साथ कहा। किस चीज का? शान्वी के हाथ से वो बॉक्स लेकर शस्त्र के हैरानी से पूछा। ये तो बस लॉकेट है। शस्त्र ने उस डब्बी हो खोलकर देखते हुए पूछा। साथ ही सबूत भी। शस्त्र के हाथ से वो बॉक्स वापस लेकर शान्वी ने कहा। शस्त्र शान्वी का चेहरा देख उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। किसे पैसे दे रही थी? मिसेस कपूर? और क्यों? क्या इनके भी कोई राज छुपे हैं? चैप्टर 102 कातिल। सोफिया समर्थ को लेकर मान विला में आ गई थी, जिसे दौरान उसे रास्ते में मिसेस कपूर भी दिख गई, जो किसी आदमी को नोटों की गड्डी थमा रही थी। सोफिया को अब मिसेस कपूर पर भी शक हो गया था। किस बात के लिए हुआ था ये तो सोफिया ही बता सकती थी। इसी के साथ सोफिया ने मान मेंशन में मौजूद सिया के रूम से एक बॉक्स निकाला था। उस बॉक्स में एक लॉकेट सा था। अब ये किसका था वो तो पता नहीं। ये है किसका? समर्थ ने उस लॉकेट से दिखने वाली चीज को देखकर पूछा। शायद किसी कातिल का, सोफिया ने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया। कातिल? समर्थ ने धीरे से बुदबुदाया। उन्हें शायद कातिल कहना ही सही रहेगा, सोफिया धीमी आवाज के बोली, जिसे समर्थ ने सुन तो लिया था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। किसे कातिल कहना सही होगा? और क्यों? किसकी बात कर रही है आप? समर्थ ने सोफिया के दोनों कंधों को पकड़कर पूछा। मिसेज रॉय को, सोफिया ने छोटा सा जवाब दिया। मिसेज रॉय? लेकिन उन्होंने क्या किया है? सोफिया की बात सुन समर्थ के हाथ खुद ब खुद सोफिया के कंधे से हट गए। उसने हैरानी से सोफिया से पूछा। मिसेज रॉय ने मेरी मम्मा को मारा है। वो एक्सीडेंट, वो सिर्फ वो ड्रामा था, एक बहाना। असल में मैंने उनकी वजह से अपनी मम्मा को खोया है। सोफिया का गला भर आया था, आंखें नम हो गई थी। बोलते समय आप होश में हैं? क्या क्या बोले जा रही है? और आप कैसे कंफर्म हो सकती है इस बारे में? समर्थ ने सोफिया के चेहरे को अपने हाथ में भरकर पूछा। कंफर्म तो मुझे भी नहीं था, बस इतना पता था कि जो दुनिया को दिखाया गया है, बताया गया है, वो सब झूठ है। और मेरी ये बात कल सही साबित हुई। मुझे कल समझ आया कि मैं सही और ये पूरी दुनिया गलत है। सोफिया ने समर्थ के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। कल कंफर्म हुआ मतलब? समर्थ के सोफिया से सवाल किया। कहीं न कहीं उसके दिमाग में सोफिया और अभिमान की वही फोटोज घूमने लगी थी। कल मैं मिस्टर रॉय से मिली थी, सोफिया ने कहा, जिसे सुन समर्थ ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींच ली। लेकिन उसने पलटकर सोफिया से सवाल नहीं किया, बस सोफिया का चेहरा देखने लगा। आप पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों मिली थी उनसे?
सोफिया ने समर्थ के चेहरे पर कोई भाव न देखते देख पूछा। पहले उसे लगा थी कि शायद समर्थ उससे सवाल करेगा कि आखिर वो क्यों अभिमान से मिलने गई, लेकिन यहाँ तो समर्थ ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप उसका मुंह देखने लगा। नहीं, जानता हूँ बिना वजह आप उससे कभी नहीं मिलेंगी। जरूर कुछ काम होगा, इसलिए आपको मिलना पड़ा, समर्थ ने प्यार से सोफिया के हाथों को पकड़कर कहा। कल उनसे किसी चीज पर बहस हो गई थी, जिसके बाद मुझे उनके गले में ऐसा लॉकेट दिखा। सोफिया ने समर्थ को अभिमान के बारे में कुछ बताया नहीं था, ना ही उसकी वो प्यार की बातें और न ही कुछ और। अच्छी बात ये थी कि समर्थ ने भी उससे कोई सवाल नहीं किया था, ना ही उस पर जोर दिया था। बस चुप होकर वो सोफिया की बात सुनने लगा। सोफिया की बात सुन उसे समझ आया कि शायद इसी बहस की वाक्य से अभिमान ने सोफिया का हाथ पकड़ लिया था, जिसकी फोटो इस मोहिनी ने दिखाई थी। एक लॉकेट को देख आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है? समर्थ ने सोफिया से सवाल किया। ऐसा नहीं था कि वो सोफिया पर यकीन करना नहीं चाहता था, ये बस इतनी बात थी कि इसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि सुरेखा रॉय भी किसी की जान ले सकती है। मिस्टर रॉय के गले का लॉकेट और ये लॉकेट जैसी दिखने वाली ब्रेसलेट एक जैसी है, एक सा डिजाइन और एक सा ही चैन। सोफिया ने उस ब्रेसलेट को बॉक्स से निकाल कर कहा। तो इससे क्या साबित होगा? समर्थ ने नासमझी से सवाल किया। आपको मैं एक बात बताती हूँ, जिस दिन मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन वो मेरी से कॉल पर बात कर रही थी। सोफिया ने उस लॉकेट को देखते हुए कहा। यानी आपने कुछ सुना था या कुछ और बात है? समर्थ ने सोफिया को देखकर पूछा। पूरी बात बताती हूँ मैं आपको, सोफिया ने उस लॉकेट को बॉक्स में रखते हुए कहा। बताइए, समर्थ ने कहा। उस टाइम मेरी मम्मा के पास एक अर्जेंट कॉल आया था, जिसकी वजह से वो तुरंत चली गई थी। उसके बाद आते समय उन्होंने मुझे कॉल किया था, शायद वो घर वापस आ रही थी उस समय। मम्मा आप कब तक आओगी? सोफिया ने अपनी मम्मा से कॉल पर बात करते हुए पूछा। मैं बस रास्ते में हूँ बेटा, गौरी जी ने कहा। आप अर्जेंट में क्यों चली गई थी? सोफिया ने सवाल किया। बेटा कोई अर्जेंट नहीं था, बस किसी ने मजाक किया था, उधर से गौरी जी ने कहा। कैसा मजाक? सोफिया ने सवाल किया। उधर से गौरी जी सोफिया की बात का जवाब दे पाती कि उसे पहले ही किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज आई। मम्मा क्या हुआ? हेलो मम्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। सोफिया ने जैसे ही कुछ टकराने की आवाज सुनी तो वो चिल्लाकर पूछी। मैं ठीक हूँ बेटा। करीब 20 सेकंड बाद उधर से गौरी जी की आवाज आई। मम्मा ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ था? सोफिया ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, वो बस एक गाड़ी टकरा गई पीछे से, गौरी जी ने कहा। आपको तो चोट नहीं आई ना? सोफिया के सवाल किया। गौरी जी सोफिया के सवाल का जवाब देती उससे पहले ही वो बाहर किसी से कुछ बोलने लगी। कौन हो आप लोग? उधर से सिया को गौरी जी के बोलने की आवाज आई। मम्मा कौन है वहां? इधर से सोफिया ने पूछा। लेकिन गौरी जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ वक्त बिता कि सिया को अपनी मां के चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिसे सुन सिया भी दहल गई थी। मम्मा इधर से सिया बार बार गौरी जी को आवाज दिए जा रही थी, लेकिन गौरी जी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसी के बाद सिया को पता चला कि वो अपनी मां को खो बैठी है। उस दिन जब गौरी जी के पार्थिव शरीर को घर लाया गया था, उस समय सिया को ये लॉकेट सा दिखने वाला ब्रेसलेट मिला था। वो लॉकेट गौरी जी के हाथ में मौजूद धागे ने फंसा मिला था। सोफिया ने गौरी जी के एक्सीडेंट के बारे में समर्थ को बता दिया था। तो क्या हुआ था आंटी के साथ? समर्थ ने सोफिया से पूछा। मुझे नहीं पता था। उस समय में सिर्फ फोन पर चिल्लाती रही गई, लेकिन मम्मा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। वो सिर्फ वहां से शोर से आवाज आई, उसके अलावा मैं नहीं जानती, सोफिया ने उदासी से कहा। तो आपको ये कैसे पता चला ये लॉकेट या ब्रेसलेट मिसेज रॉय का है? समर्थ ने पूछा। मिस्टर रॉय के पास ऐसा ही लॉकेट है, सोफिया ने कहा। तो समर्थ ने सवाल किया। कल मिस्टर रॉय के पास ऐसा ही लॉकेट देखा।
उनसे पूछने पर पता चला कि इन लॉकेट और ब्रेसलेट पर बने डिजाइन काफी रेयर है। इन दो चीजों ब्रेसलेट और लॉकेट के अलावा कहीं और ऐसे डिजाइन नहीं दिखेंगे। और वैसे भी आप खुद सोच सकते हैं, अगर किसी फैमिली के लोग कुछ भी ज्वेलरी बनवाते हैं तो वो काफी रेयर और एथेटिक डिजाइन के होते हैं, और ये तो रॉय फैमिली के लोग थे। सोफिया ने समर्थ को देखकर कहा। अब कहीं न कहीं समर्थ को भी सोफिया की बात पर यकीन होने लगा था, साथ ही शक भी। लेकिन फिर भी वो इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता था कि सुरेखा जी ने गौरी जी की जान ली। अब भी यकीन नहीं हुआ मेरी बात पर? सोफिया के चेहरे पर उलझन देख सोफिया ने पूछा। नहीं, बात यकीन करने की नहीं है, क्योंकि मैं आप पर खुद से ज्यादा यकीन करता हूँ। बस बात इतनी है कि खुद को यकीन नहीं करा पा रहा हूँ कि मिसेज रॉय गौरी आंटी की जान ले सकती है, वो भी तब जब वो दोनों ज्यादा मिले नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं, समर्थ ने खुद ही उलझन से कहा। अभी सबूत पक्के नहीं है, लेकिन अब यही ब्रेसलेट पक्के सबूत ढूंढने में मदद करेंगे, सोफिया ने कुछ सोचते हुए कहा। वो कैसे होगा? समर्थ ने सवाल किया। सबसे पहले आप मिसेस कपूर के साथ खड़े आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाइए, सोफिया ने समर्थ को देखकर कहा। ठीक है, कल तक हो जाएगा, समर्थ ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर वही बात करने के बाद दोनों वापस वहां से निकल चुके थे।